हेलो एवरीवन। चलिए आज एक नए क्लास में फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, जो कि टोटली बेस्ड होगा आपके एनसीईआरटी के बेस पे। स्टेट या फिर सीटेट जो भी एग्जाम होगा, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एनसीईआरटी बेस आप हर एक क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं एकदम आसानी से। चलिए आज हम लोगों का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी के माध्यम से। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टोरी। तो इसके अंदर कुछ कुछ स्टोरीज थी। सबसे पहली स्टोरी क्या थी? सबसे पहली स्टोरी थी आपके नेपाल की। कहाँ की? सबसे पहली स्टोरी थी आपकी नेपाल की। क्या था नेपाल का कंडीशन? तो देखते हैं हम सिंपल तरीके से कि 1990s में नेपाल में थी मोनार्क सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे देन फिर यहाँ पे लोगों का मूवमेंट हुआ, पीपल्स मूवमेंट, जिसमें डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने की कोशिश की गई और आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की प्रोसेस को भी लाया गया। मगर देखा गया कि यहाँ से 12 साल के मूवमेंट में, 12 साल के स्ट्रगल में 2002 में कॉन्स्टिट्यूशन या कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया गया। मगर देखा गया कि 2005 तक सारी चीजें फिर से बिखर गई। फिर से चीजें मोनार्क के हिसाब से काम करने लगी, पूरा का पूरा मोनार्कियल सिस्टम फिर से स्टार्ट हो गया। फिर 2006 में एक बार और पीपल्स मूवमेंट होता है, बहुत बड़ा और बहुत मैसिव और ब्रेक होता है पीपल मूवमेंट्स, जिसके बाद 2008 में फिर से यहाँ डेमोक्रेसी आई, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी कह सकते हैं हम। ठीक है, 2008 में आई। फिर यहाँ पे क्या हुआ? 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन बना। क्या बना? कॉन्स्टिट्यूशन बना। डन। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम लोग बात करेंगे कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन तो पहले होगा ना, कुछ हम लोग इससे पहले वाले वीडियोस में बात कर चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स हैं कि कैसे गवर्नमेंट चलेगी, कैसे सिस्टम चलेगा। तो पहले तो था, तो कह सकते हैं कि जी हाँ, 1990s में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक किस सिस्टम पे बेस्ड था? वो मोनार्कियल सिस्टम पे बेस्ड था। और ये जो बना है ये बेस्ड डेमोक्रेटिक सिस्टम पे है। ठीक है, ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है। यहाँ पे चीजें बदली क्यों थी, यहां से कॉन्स्टिट्यूशन को यहां क्यों लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्यों बदला गया, तो हम लोग आज ध्यान रखेंगे इस पूरे स्टोरी से दो चीजें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के ऊपर हमेशा जो दो बेसिक प्रिंसिपल बताया गया है इस चैप्टर में उसके बारे में। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा फॉलो करता है इसको आइडियल्स को, सिद्धांत जिसको कहते हैं, और दूसरा नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट का। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी कह दो या गवर्नमेंट कह दो। ठीक है, आइडियल्स कह दें, क्या आइडियाज, क्या सिद्धांत होते हैं, वेलफेयर होगा, सोशलिज्म होगा, डेमोक्रेटिक होगा, लोगों के लिए होगा, या फिर मोनार्कियल सिस्टम होगा। तो ये हमेशा सर्च करता है। डन। उसके बाद नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट ये डिफाइन करता है कि गवर्नमेंट का जो नेचर है वो क्या होगा, मोनार्की सिस्टम होगी या ऑटोक्रेटिक होगी या फिर ओलिगार्की होगी या फिर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट होगी। डन। बेसिक है, सिंपल है, आसानी से क्लियर है हम लोग के लिए। फिर से छोटा सा रिकैप। फर्स्ट, नेपाल में 1990s में मोनार्कियल सिस्टम था। ठीक है, 12 साल का रिवॉल्यूशन, 12 साल के लिए मतलब कह सकते हैं कि एक पीपल मूवमेंट चला था कि डेमोक्रेसी को दोबारा रिस्टोर किया जाए। तो 2002 में डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाता है, मगर 2005 तक फिर से पूरा सिस्टम लैप्स कर जाता है। फिर 2006 में एक बार और पीपल्स मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से 2008 में डेमोक्रेसी आ जाती है एस्टैब्लिश अगेन। 2008 में एस्टैब्लिश हुई तो 2015 में फिर से आपकी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। कौन बनाती है? तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है जो कि बनाती है क्या, जो बनाती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को। क्लियर। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दो बेसिक प्रिंसिपल्स, एक कि वो अपने आइडियल्स खोजती है कि उसका सिद्धांत क्या होगा कंट्री का। उसके बाद वो डिफाइन करती है नेचर ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का क्या नेचर होगा, कौन सी गवर्नमेंट रूल करेगी और कैसे रूल करेगी। क्लियर है? चल, इसके बाद हम लोग दो तीन स्टोरी है जो आज एनसीईआरटी की बुक में इसको हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। वो हमको इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करती है, बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहली स्टोरी और छोटी सी स्टोरी। क्लास में मिसेस राव टीचर होती है। ठीक है, कौन होती है? ये टीचर होती है। क्लास का मॉनिटर होता है एक, जिसका नाम होता है शुभम मान लेते हैं। ठीक है, और एक और होता है बच्चा जिसका नाम होता है अनिल, ये स्टूडेंट होता है। सिंपल। ठीक है,
हालांकि मॉनिटर भी स्टूडेंट है, बट जैसे ही क्लास में जो टीचर होती हैं वो क्लास से बाहर जाती हैं और पावर किसको देती हैं, पावर अथॉरिटी किसके पास होती है, मॉनिटर कौन होता है, शुभम। कहा जाता है कि शुभम तुमको क्लास को देखना है, क्लास में कोई हल्ला ना करे और कोई बदमाशी ना करे। शुभम बोलता है अच्छा ठीक है कोई नहीं। तो जैसे ही वापस मैम आते हैं तो मैम के सामने ये कंप्लेन कर देता है अनिल की, क्या करता है, अनिल की कंप्लेन करता है कि मैम ये बंदा जो है, ये जो स्टूडेंट है ना, वो क्लास में बहुत हल्ला कर रहा था, लाउडली टॉक कर रहा था, सिंपली क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस फैला रहा था। तो मैम इसको पनिश करती है, क्या करती है, इसको पनिश करती है, हालांकि अनिल ने कुछ किया नहीं था, पनिश करती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या देना चाहता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताना चाहता है कि ये कंडीशन आपके साथ ना हो, है ना। तो ये क्या हमको देता है, तो हमको देता है प्रोटेक्शन। क्या देता है, प्रोटेक्शन किसके अगेंस्ट, और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के अगेंस्ट। मतलब कि अगर किसी के पास ऑथोरिटी, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि शुभम के पास ऑथोरिटी थी तो उसने क्या किया, हम लोग ऑथोरिटी का गलत फायदा उठाया और अनिल को फंसा दिया, डन। तो ऑथोरिटी हो गई यहाँ और मिसयूज हो गया उसके पावर का, पक्का। तो पहला चीज क्या बताना चाह रहा है, ये चैप्टर हमको इस कहानी से यही समझाना चाहता है कि आपको हम कहानी क्यों समझा रहे हैं। सिंपली कहानी इसके लिए कि स्टोरी से हम लोग कुछ याद रखेंगे और उस स्टोरी से जो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिलती है हमको, वो चीज का ध्यान रखेंगे। तो पहला चीज क्या है कि प्रोटेक्शन, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। अगर हमारी जो अथॉरिटी है वो हमारे साथ या अपने पावर का मिसयूज ना करे तो उस चीज का प्रोटेक्शन हमको कौन देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन देता है, डन। पहली स्टोरी। दूसरी स्टोरी थोड़ा सिंपल है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, आइए देखते हैं। दूसरी स्टोरी कहती है कि क्लास में होता है बॉयज ग्रुप एंड गर्ल्स ग्रुप, ठीक है। बॉयज ग्रुप कहता है एज यूजुअल कि चलो हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। गर्ल्स कहती है नहीं आज बास्केटबॉल खेलेंगे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, बॉयज हंसने लगते हैं, बोलते हैं कि अच्छा अब बास्केटबॉल खेलिएगा। तो क्यों हंसते हैं भाई, ये कहते हैं कि अब चलो टीचर फैसला करेगी, कौन करेगी, टीचर फैसला करेगी। टीचर जो बोले, टीचर नॉर्मली टीचर किसके ऊपर डिसीजन लेती है, चलो जो बच्चे ज्यादा खेलते हैं उसको वही गेम खेलना है, ठीक है। जो मेजोरिटी में डिसीजन लिए जाएंगे वही फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पे कौन जीतता, यहाँ पे मेजोरिटी जीतती, इस चीज का ध्यान था। तो माइनॉरिटीज, ठीक है, इनका तो डिसीजन नहीं माना जा रहा था। तो जो गर्ल्स थी ना, गर्ल्स कहती हैं कि क्या ऐसा नियम होना चाहिए, क्यों ना, कि ऐसा नियम होना चाहिए कि हमारी बातों को भी रखा जाए, हमारी बातें भी मानी जाए माइनॉरिटीज के होने के बाद भी। तो ये हमको ये सिखाता है कि जब भी कभी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन या बिग ग्रुप है वो कभी भी स्मॉल ग्रुप को एक कह सकते हैं कि स्मॉल ग्रुप को के डिसीजंस को या फिर उनकी बातों को डिसीजन को ओबे किया जाए। सिंपल कह सकते हैं कि बड़े ग्रुप जो बिग ग्रुप्स हैं सिर्फ इन्हें ही प्रायोरिटीज ना दिया जाए, इनकी ही अथॉरिटी को ना माना जाए, डिसीजन हो या फिर फेवर हो स्मॉल ग्रुप्स के लिए भी लिया जाए। सिंपल, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे किस चीज की बात की गई है, यहाँ पे ये की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमको प्रोवाइड करता है माइनॉरिटीज राइट्स, ठीक है। माइनॉरिटीज राइट्स कह दीजिए या फिर प्रोटेक्शन कह दीजिए, ठीक है। यहाँ पे माइनॉरिटीज राइट और प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड करता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों करता है, क्योंकि मेजोरिटी ज्यादा है, बात इनकी तो मानी जाएगी मगर इनकी बात भी माननी चाहिए। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। दो चीजें। तीसरी स्टोरी हमारी और सिंपल स्टोरी कहते हैं, ये थोड़ा सा मजेदार है मेरे हिसाब से, बट देखते हैं क्या है। एक बच्ची होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है शबनम। शबनम, शबनम के साथ कंडीशन होता है, उसका कल होता है एग्जाम, ठीक है, और अभी उसको 2 चैप्टर और पढ़ना बचा होता है, मगर उसके टीवी जो प्रोग्राम हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत मजेदार वाला प्रोग्राम होता है जो इसे काफी ज्यादा पसंद हो सकता है कि कभी भी सास भी कभी बहुत वही प्रोग्राम देखना होगा उसे, ठीक है। खैर, तो शबनम कहती है, शबनम बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो उसके फादर मदर आते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ बेटी, कल एग्जाम है, इतना परेशान नहीं। और ये परेशान एग्जाम के लिए नहीं, परेशान है टीवी कैसे देखें, जो प्रोग्राम चल रहा है उसे कैसे देखें। तो ये कहती है कि एक और रास्ता है कि अगर मैं ही नहीं
घर में अगर कोई भी टीवी नहीं देखेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तब मैं फोकस करके अपनी पढ़ाई कर सकूंगी और चैप्टर पढ़ सकूंगी। इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब आ रहा है कि कोई भी ऐसा डिसीजन जो किसी सर्कमस्टांसेस के लिए लिए जा सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, और जो सबसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सारी चीजें होंगी मगर बेसिक स्ट्रक्चर को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। ऑन बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन दिया जाएगा हमेशा। कौन देगा भाई? तो कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि सारी चीजें बदल दी जाए किसी एक डिसीजन पे, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी कभी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होंगे, बेसिक डिसीजंस होंगे, जैसे लाइक बेसिक राइट्स होंगे। अब कोई हम लोग को कहे कि चलिए हाँ, हम लोगों को गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है तो 6 to 8 क्लास तक या फिर 10 क्लास तक स्कूल्स बंद किए जाए, दैट्स इट। बट क्या 11th 12th ग्रेजुएशन और भी अदर काम को भी बंद किया जाए? बिकॉज पॉसिबिलिटी मानी जाती है कि इनकी इम्यून सिस्टम कमजोर होती है, इनको काफी जल्दी बीमार हो, और ये काफी जल्दी बीमार हो सकते हैं, इनमें थोड़ा कैपेबिलिटी है, इनमें थोड़ा पोटेंशियल है, ठीक है, तो इनके लिए अलग अलग डिसीजंस लिए जाए, ना कि एक जैसे डिसीजंस लिए जाएंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें हमेशा ध्यान रखी जाएगी। क्लियर है यहाँ तक चीजें? वेरी गुड। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने 3 चीजें देखी, ठीक है। सबसे पहली चीजें देखी नेपाल की स्टोरी। तो नेपाल की स्टोरी में हम लोगों ने क्या देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया दोबारा से। क्लियर है? कब बनाया गया? तो फैक्चुअल डाटा याद रखेंगे कि 2015 में बनाया गया। वेरी गुड। अब 3 स्टोरी पढ़ी। पहले हम लोगों ने देखा कि ऑथोरिटी से प्रोटेक्शन, कि ऑथोरिटी गलत फायदा ना उठाए, अपने पावर का मिसयूज ना करे। दूसरी चीज है माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेजोरिटी। तीसरी चीज क्या थी? तीसरी चीज थी कि ये प्रोटेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक मूल्य सिद्धांत, सिंपल कह सकते हैं। इट्स ओके। यहाँ पे हमारी आज की स्टोरीज खत्म हुई जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर के हिसाब से थी। ये आपका एनसीईआरटी का ब्लॉग है, एनसीईआरटी का वीडियोस है। और चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक पे। थैंक यू।